हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस पे। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 4 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है। इसी साथ में जो लोग साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो के साथ में, तो आप अपना बताना फीडबैक कि आपको इससे क्या आपको मिल रहा है क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। और जो साथी नए हमारे इस चैनल के साथ में, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे राइट टाइम पे। और चैनल का नाम यही है, पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। इससे कोई और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इस सीरीज़ का वही सिस्टम है कि आपको क्वेश्चन दिखेगा सामने, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है, जैसे कि फर्स्ट का A2 या इस तरीके से। और आपको देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपको कोई जानकारी नोट करनी है तो एक कागज़ में सिंपल A4 की साइज पेपर में आप इस डिटेल को नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जॉन रॉल्स का। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है, आप सब लोग जानते हैं, जस्टिस की उन्होंने थ्योरी दी है। रॉबर्ट नॉजिक ने भी दी है, प्लेटो अरस्तु सभी ने दी है लगभग में, जो थिंकर हैं पुराने या क्लासिकल या इस समय के। उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पूछा है कि इसमें सही कौन कौन से हैं, आपको ये पढ़ना था। इस क्वेश्चन में सही पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा। पहला तो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट भी सबको बताना है। तो जॉन रॉल्स का जो मूल स्थिति की अवधारणा पेश करते हैं, यानी कि वेल ओरिजिनल पोजीशन के बारे में, वेल ऑफ इग्नोरेंस का। तो क्या है बेसिकली, ये है वेयर इंडिविजुअल चूज प्रिंसिपल जो करते हैं वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे पूछ रहा है कि न्याय के सिद्धांतों को चुनते हैं या सही है या नहीं है। सेकंड है आपका रॉल्स समाज में धन और संसाधनों के वितरण में सख्त समानता की वकालत करते हैं, ये पूछ रहा है। या रॉल्स का अंतर सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को केवल तभी अनुमति देता है जब वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों को लाभ पहुंचाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट। या फोर्थ, रॉल्स स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं, जिसे आर्थिक सामाजिक लाभ के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता, चौथा स्टेटमेंट है। आपको बताना इसमें से सही कौन कौन से हैं, तो आप इसका आंसर बताइए। और अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि इसमें 4 स्टेटमेंट है लगभग में, आपके एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ये कोड कहा है, लाइन कही है। तो आंसर ये था इसका। अब कैसे समझते हैं इसको, मैंने फोर्थ स्टेटमेंट का सारा डिटेल दे रही है। अब इसमें पूछा है कि पहला वाला था मूल स्थिति की बात करते हैं, ये सभी को पता है कि उनकी ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, ज्ञानता और पर्दे के पीछे में जो काल्पनिक परिदृश्य जहाँ व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को जाने बिना न्याय के सिद्धांतों को डिजाइन करते हैं और जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सिंपली में कि पर्दा एक काल्पनिक कल्पना है, ऐसा कुछ है नहीं ओरिजिनलिटी में। इसलिए लिखा है काल्पनिक परिदृश्य, तो एक पर्दा होगा जिसके पीछे जो लोग बैठ के न्याय के सिद्धांत बनाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं जानते कि बेसिकली वो किस कास्ट से हैं और क्या उनका मनोवैज्ञानिक परिदृश्य, छोटे हैं बड़े हैं, मतलब जिस तरीके से न्याय बंटना चाहिए तो एक व्यक्ति को अधिकतम से अधिकतम लाभ हो न्यूनतम स्थिति में, उसके बारे में बात करते हैं। कथन 2 गलत है, क्यों? रॉल्स सख्त समानता की वकालत नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये अंतर सिद्धांत पे काम करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल पे, जो असमानताओं को स्वीकार करता है कि कम से कम सुविधा लोगों की स्थिति में सुधार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। उसके साथ में अंतर सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं केवल तभी अनुमति देना चाहिए जब वे समाज की सबसे कम सुविधा, यानी हम लोग यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कोई पैसा ज़्यादा कमा रहा है, जैसे अंबानी ले लें या कोई भी यहाँ पे अडानी या जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अगर वो लोग कमा रहे हैं तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी निचले वर्ग जो बिल्कुल डाउन है, लो लेवल में, उसकी अगर फ़ायदा होता रहे। फोर्थ कथन नंबर, मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो कहता है रॉयल स्वतंत्रता को, समानता को न्याय के पहले सिद्धांत के रूप में प्राथमिकता देते हैं, स्वतंत्रता को, ठीक है, मतलब लिबर्टी को, जिसे आर्थिक सामाजिक लाभ के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता, जो मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अब उन्होंने ये कहा, आपकी ये बात सही है कि ऐसा हमें न्याय का सिद्धांत बनाना है, ठीक है, बट स्वतंत्रता को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मुख्यतः उनका न्याय का स्वतंत्रता के साथ में कनेक्शन, ठीक है। तो स्टेटमेंट से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। अगर नहीं क्लियर है तो आपने नोट्स को जरूर रिवाइज करें, अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो। अगर दिक्कत है तो आप रिवाइज करें इस चीज़ को। एक स्वामित्व स्कीम थी, मैंने पिछली वीडियो में भी स्वामित्व स्कीम से क्वेश्चन पूछा था। स्वामित्व स्कीम इसमें करंट में चल भी रही है और क्वेश्चन इससे यूजीसी नेट में ज़्यादातर बने हैं और आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिस तरीके के आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भर्तियाँ हैं उनमें क्वेश्चन बन सकता है। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या है स्वामित्व स्कीम के बारे में, सही है कथन।
तो द स्कीम एम्स टू स्टेब्लिश ए क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज ऑफ मैपिंग लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी ड्रोन तकनीक के द्वारा जो भूमि का जो चित्रण है ना उसको संपत्ति का एक प्रकार से बताना कि क्योंकि होता है कि अभी लोकल जरिए होता है पर वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज लॉन्च नेशन वाइड ऑन नेशन पंचायत दिवस जो अब 24 अप्रैल को जो मनाया गया था आफ्टर सक्सेसफुल पायलट फेज़ के बाद में। आपको कमेंट सेक्शन करना है कि मैंने पहली बार क्वेश्चन पूछा था कि ये 24 अप्रैल है, ये किस चीज़ की डेट आ रही है, क्या इसमें नगर पंचायत लागू हुआ था जिसे कहते हैं नगर पालिका वगैरह, या फिर पंचायती राज, तो आपको बताना है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द पायलट फेज ऑफ द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 12 स्टेट, या जो पायलट स्टेट की जो ही थी कह सकते हैं छोटी जगह पर करने की, तो कितने स्टेट में हुआ था, ये भी मतलब डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो इस योजना का पता चल गया आपको, सफल पायलट किस में हुई ये बताना है आपको, या 12,000 लोगों में हुआ था। तो आंसर इसका है, ये आंसर इसका रहेगा। इसका रीज़न है कि ये 12 नहीं है, 9 स्टेट में है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्या है इसमें, ये आंसर इसका है स्वामित्व स्कीम इज टू स्टेब्लिश ए क्लियर ओनरशिप प्रॉपर्टी इन रूरल, मतलब वही मैंने बताया था, मैपिंग करना लैंड पार्सल यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको करना है, ठीक है, स्वामित्व को। इसे सफल पायलट चल हुआ 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर देश भर में लॉन्च किया गया। कथन 3, योजना का पायलट चरण 12 राज्यों में बल्कि 9 राज्यों में लागू हुआ। ध्यान रखना है 9 राज्यों में इसका लागू किया था पायलट फेज़ में 24 अप्रैल 2021 को देश भर में लॉन्च किया गया, यानी उससे पहले ये पायलट फेज़ में था। एंड दैट आपका ये डिजिटल उद्देश्य ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपका उपयोग किया जाता है। तो स्वामित्व स्कीम से आपकी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और भी आप कलेक्ट करिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उससे आपने नोट्स बनाइए। ई ग्राम स्वराज के बारे में आपको बताना है कि इस इनिशिएटिव का क्या फ़ायदा है या क्या मतलब विशेषताएँ हैं। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का है, या यह पंचायत राज स्तर प्रगति रिपोर्टिंग कार्य आधारित लेखांकन की सुविधा प्रदान करता है, यह ग्रामीण परिवारों को सीधे नकद हस्तांतरण पर केंद्रित है। तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा समझिए और सोचिए इसमें से रॉन्ग कौन से हो सकते हैं, सही कौन से हो सकते हैं। पहले तो इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो सत्य ही पूछ रहा है क्योंकि करेक्ट पूछा जा रहा है। अब इस समझ सकते हैं इसमें कि जो विकेंद्रीकृत नियोजन है वो तो लाना ही है, ये तो सबसे सही होगा सभी में अगर हम लोग ऐसे करना चाहें चेकिंग क्वेश्चन की। और ई ग्राम स्वराज मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई है, कह सकते हैं डिजिटल से है, तो कार्य आधारित लेखांकन की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीधे नकद हस्तांतरण पर केंद्रित होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यही चीज़ें हैं, बस ये वाला का ये गलत हो जाएगा क्योंकि संबंधित नहीं है, ठीक है। और ये आपका सही है कि पारदर्शिता लाना है और प्रगति रिपोर्टिंग कार्य आधारित लेखांकन की सुविधा प्रदान करना है। आप अपने नोट्स में भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं एक एक वन लाइन बना के। और अगर इस टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाएंगे पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी पर, तो आपकी सारी ये पीडीएफ्स वगैरह आपको वहीं अपलोड कर दी जाती हैं चैनल पे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो आपकी तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो उनको भी हेल्प हो सके इससे रिलेटेड। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछ रहा है कि लोकसभा चुनाव के संबंध में विचार करिए कि क्या ये सही है या गलत है स्टेटमेंट। फॉर 1 2 3 यानी 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला पढ़ते हैं हम लोग, 2019 के चुनावों में सबसे अधिक महिला सांसद चुनी गई, ऐसा पूछा जा रहा है। अगर आपने सारी क्रोनोलॉजी देखी कि कौन से ईयर में मतलब लोकसभा के किस साल जिस चुनाव हुए थे उसमें कितनी संख्या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ज़्यादा थे या अभी 2024 में चुनाव हुए या बेसिकली पुराने में भी। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है द परसेंटेज ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन का परसेंटेज था वो 15% था 2024 के चुनाव में। या थर्ड इज महिला मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि के बावजूद संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। वो ये पूछ रहा है कि कहने के मतलब है कि मतलब पार्टिसिपेशन कैसा है कि वोटिंग तो हो रही है, क्या ऐसा है कि वहाँ पे जो लोग बैठ रहे हैं जिस तरीके से वोटिंग हो रही है क्या वहाँ पे लोग कम है या ज़्यादा हैं। तो स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। अभी समझ लीजिए अगर ये क्वेश्चन अगली बार बनता है तो हो सकता है यही फ्रेमिंग हो, जैसे परसेंटेज का पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ़ सीट्स पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। द आंसर इज़ 1 और 3। उसका रीज़न है कि ये 15% नहीं है, ये 13.6% है। मैंने सारे स्टेटमेंट लगा दिया, अब एक बार ज़रूर रीड करिए इसको। द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन एमपीज आर इंडियन 2019 में सबसे ज़्यादा आई थी। उसके बाद में 2024 इलेक्शन में क्या हुआ कि 74 वुमेन एमपीज आई, ठीक है। और एक क्या हुआ कि उपचुनाव से आई थी 74 सही है बिल्कुल, ठीक है अभी तो फिलहाल में।
अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी 75 आ चुकी हैं, एक ऐड हुई थी उपचुनाव में, बट 74 आया डेटा जो पुराना है। 13.6% की वोटिंग हुई है, बट नॉट 15% नहीं हुई है। और क्या है, महिला मतदाता भागीदारी बढ़ रही है, बट उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। इसीलिए 106वां संविधान संशोधन लाया गया 33 अमेंडमेंट के साथ में। तो आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों को लेकर कि कितना आज की डेट में हम लोग इस चीज़ को लेकर प्रोसेस में है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े इन द लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी में बढ़ना चाहिए, ऐसा कहना है। उसके बाद दूसरा है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत की मूल जो संरचना है, सिद्धांत दिए गए, वो क्या क्या किस विचार पर दिए गए, इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला आपका है कि मूल संरचना सिद्धांत में पहला तो सिद्धांत दिया है केशवानंद भारती मामले में 1973 में, क्या सही है या गलत है, ये पूछा गया। इसमें कहा गया कि संसद बिना किसी प्रतिबंध के, मतलब केशवानंद भारती मामले से रिलेटेड है, क्या उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। और मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, ऐसा पूछने की कोशिश कर रहा है। तो और उसके बाद में थर्ड इज यह संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है, यस या नो पूछ रहा है। तो आपका आंसर इस होगा ए, क्योंकि उसका रीज़न है 1 और 3 होगा। अभी देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, मौलिक अधिकार भी शामिल है, प्रतिबंध के संशोधन क्या कर सकती है, ऐसा पूछ रहा है वो। तो इसमें मैंने सारे स्टेटमेंट इसलिए ऐड कर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। केशवानंद भारती के सी एस है, उसी से आया स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। एंड थर्ड आपका है डॉक्ट्रिन प्रोस्पेक्ट लाइक सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। बट आपका सेकंड इज रॉन्ग हो गया, क्योंकि अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को करने के लिए नहीं ऐसा करता है। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर तक आपको छेड़छाड़ के मौका नहीं देता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की पहलों के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या इसमें है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के बारे में, द ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिट इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज मंत्रालय के बारे में ऑडिट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सुविधाएं प्रदान करता है ऑडिट के लिए। सेकंड इज स्थानीय सरकार को निर्देशिका का उद्देश्य स्थानीय सरकारों के पदानुक्रम को बनाए रखता है। द लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी एम्स टू मेंटेन द हायरार्की ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्या ऐसा है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। सर्विस प्लस जो आया है, इनिशिएटिव फॉर ई सर्विस डिलीवरी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज है कि सर्विस प्लस जो एक सुविधा है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, क्या ई सेवा वितरण की पहल है। तो आपका आंसर इज ए। पूछ रहा है कि पहला दिया था इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रखता है, बिल्कुल सही है। तो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी है तो मेंटेन रखना चाहती है क्या, ये देखिए इसमें पंचायती राज मंत्रालय जरूर है, बट अभी देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या पूछा है, स्थानीय सरकार बनाए रखना है, यस, क्योंकि लोकल में तो यही रखना चाहती है कि कुछ हायरार्की रहेगी, सचिव होंगे या फिर प्रधान होंगे, उसके बाद में लोग ऐसा रखना चाहते हैं। और जो सर्विस प्लस है वो एक वितरण की पहल नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑडिट ऑनलाइन पढ़ना है आपको, अगर आप चाहें तो इसको गूगल कर लें, और मैंने तो यही और सर्विस प्लस के बारे में आप जानकारी कर लें। हम लोग पढ़ते हैं एंटोनियो ग्रामशी के कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजीमनी के बारे में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि ये कह सकते हैं डीपली क्वेश्चन है। पहले आप आंसर दीजिए, दैट उसके बाद देखिए सोल्यूशन इसका क्या आता है। पहला है कि ग्रामशी डिफाइन कल्चरल हेजीमनी एज द डोमिनेशन ऑफ डाइवर्स सोसाइटी बाय द रूलिंग क्लास थ्रू कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल मीन्स। सेकेंड इज कल्चरल हेजीमनी अकॉर्डिंग टू ग्रामशी रिलाइज सोलिली ऑन कोरेशन एंड फोर्स टू मेंटेन कंट्रोल, यानी कि आप दबाव बल पर निर्भर करते हैं, या फिर पहले वाले अंतर सांस्कृतिक को वैचारिक साधनों के माध्यम से विविध समाज पर वर्चस्व के रूप में परिभाषित करते थे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा था। सेकेंड आपका हो गया सांस्कृतिक आधिपत्य की बात करते हैं। थर्ड इज कि जो ग्रामशी है सांस्कृतिक आधिपत्य बनाने और उसे चुनौती देने में बुद्धिजीवियों की भूमिका पर जोर देते हैं, मतलब बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स पर। एंड फोर्थ अपन पूछ रहा है कि ग्रामशी जो है व्यू सिविल सोसाइटी एज अ की बैटल ग्राउंड, यानी युद्ध क्षेत्र के रूप में देखते हैं, ना कि जो सिविल स्पेयर होगा जो हमारे कल्चर हेजीमनी है स्थापित होता है और उसका मुकाबला किया जाता है कि पुरानी जो हेजीमनी है उसको नए से कम्पीट करना। तो आपका आंसर क्या होगा आप ज़रूर बताएं। आंसर इज ए होगा इसका। आप समझते हैं इसके स्टेटमेंट में मैंने 4 स्टेटमेंट का दोनों दे रखा है। पहला पढ़ते हैं, सही है, वो कहते हैं कि जो आधिपत्य होता है ना शासक वर्ग का,
सांस्कृतिक और वैचारिक मानदंडों को आकार देकर समाज पर हावी होने की क्षमता के रूप में वर्णित करते हैं। स्वाभाविक और स्वीकार्य लगता है, ठीक है। सेकंड गलत हो जाता है क्योंकि ये दबाव और दल पर निर्भर नहीं करता है, ये मानसिकता के हिसाब से, मतलब अगर आपने ग्रामशी को पढ़ा है तो दबाव और बल की बात नहीं करते, जैसे कार्ल मार्क्स जैसे करता है। तो इन्होंने कुछ अपडेशन किया है इस मार्क्स की आइडियोलॉजी में कि आप लोग जो आज के डेट में है ना, आप वहाँ पे अपने कल्चरल हेजीमनी को जो पहले से फैली उसको कम करके अपने आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से बात करते हैं। सहमति, कंसेंट की बात करते हैं। अधीनस्थ पर प्रमुख विचारधारा को सामान्य ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। ग्रामसी सांस्कृतिक आधिपत्य के निर्माण, रख रखाव एवं चुनौती देने में बुद्धिजीवियों, पारंपरिक और जैविक दोनों की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि जो हमारे सोच को बदलते हैं, जिस तरीके से हमारा कल्चर बैठता है, कह सकते हैं जैसे हमारे इंडिया के अंदर अमेरिकन हेजीमनी थोड़ी व्याप्त है या वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसी का एक उदाहरण समझ सकते हैं, ठीक। फोर्थ नंबर है ग्रामशी नागरिक समाज, यानी कि किसको, मीडिया, शिक्षा, धर्म, यानी जो मेन पॉइंट है जिससे हमारा पढ़ता है, यानी मीडिया से हम लोग सीखने को मिलते हैं, यानी सोशल मीडिया से कह सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा, वेस्टर्नाइजेशन शिक्षा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे ग्रामशी के द्वारा, जैसे अपने इंडिया के पर्पज में बता रहा हूँ। प्राथमिक स्थल के रूप में हम लोग पहचानते हैं, ठीक है, जहाँ सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित और विवादित दोनों होता है। इसे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान माना जाता है। अब इसमें समझिए कि ग्रामशी का कहना था कि जिस जगह पे वो लिख रही थी चीज़ें, तो उसने इस कहा है कि जो कल्चर हेजीमनी जो कॉन्सेप्ट दिया है तो इससे रिलेटेड है कि बल एंड दबाव से नहीं है, पहली बात तो सहमति प्रकट करता है, पारंपरिक जैविक दोनों के द्वारा हो सकता है, और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो मीडिया, शिक्षा, धर्म और इत्यादि लोग निभाते हैं, ठीक है। तो ग्रामशी का कॉन्सेप्ट हुआ। एंड सेकंड इज फ्रेडरिक नीत्शे का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में उनके द्वारा क्या करेक्ट है। नीत्शे के फोर्थ स्टेटमेंट, एंड उसमें से एक कोई गलत होगा, 3 सही होंगे या 2 गलत हो सकते हैं, क्योंकि 2 तो हैं ही मिनिमम। पहला कहता है कि नीत्शे पारंपरिक नैतिकता की आलोचना करते हैं, इसे आक्रोश में निहित और दास नैतिकता, स्लेव मोरलिटी के बारे में बात करते हैं। यस या नो पूछ रहा है। नीत्शे ओवरमैन के निर्माण की वकालत करते हैं जो पारंपरिक मूल्यों से परे है, ये पूछ रहे हैं। नीत्शे व्यक्तिगत मानता को बढ़ावा देने के लिए आदर्श राजनीतिक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। यस या नो, ये पूछ रहा है। या नीत्शे मानव जीवन और इतिहास में एक मौलिक प्रेरक शक्ति के रूप में, शक्ति की इच्छा यानी कि विल टू पावर के रूप में जोर देते हैं। यस या नो पूछ रहा है। तो अगर आपने थोड़ा नीत्शे को सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप देखना चाहेंगे इसमें से ये इस विषय पे बात नहीं करते हैं वो, ठीक है। थर्ड इज नहीं करेक्ट, ए करेक्ट है, यानी 1 2 4 रहेगा इसका आंसर। कैसे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि पहले तो वो दार्शनिकता की आलोचना करते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म और पारंपरिक मूल्यों से जोड़ के बताते हैं, और इसे कमज़ोर लोगों द्वारा मजबूत लोगों के प्रति आक्रोश उत्पन्न होना भले बताते हैं, ठीक है। ये ओवरमैन जो थ्योरी, आप ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बना है कि नीत्शे का ओवरमैन, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरमैन या सुपरमैन, जिसे हम लोग कह सकते हैं, इनकी अवधारणा पेश की थी। एक व्यक्ति जो पारंपरिक नैतिकता से परे होगा, जो अपने स्वयं के मूल्यों का निर्माण करेगा। तीसरा गलत इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र की आलोचना कर देते हैं, ठीक, इसलिए गलत हो जाता है, क्योंकि उनका मानना जो था वो समानता को बढ़ावा देना है, यानी कि ही बिलीव मीडियोक्रेसी, ठीक है, इसके थोड़े इंग्लिश टर्म आप याद रखना, और व्यक्तिगत महानता और उत्कृष्टता को दबा देता है, ठीक है, और सप्रेस करता है इंडिविजुअल ग्रेटनेस को दबा देता है, लोकतंत्र जो होता है। फोर्थ कथन कहता है कि नीत्शे की शक्ति की इच्छा यानी कि विल टू पावर उनका विचार का केंद्रीय दर्शन रहा है, जो मानव जीवन इतिहास में विकास यानी कि डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी और डोमिनेशन के लिए जो हमारा ह्यूमन लाइफ में हिस्ट्री में वो हमारे लिए विल टू पावर में रहता है, ठीक है। तो हमने इसमें आपको कीवर्ड बताया, पहले तो दार्शनिकता के बारे में बताते हैं, आलोचना करते हैं, लोकतंत्र की भी आलोचना करते हैं, ओवरमैन से कहते हैं हम लोग ओवरमैन या सुपरमैन के बारे में, और यह शक्ति की इच्छा के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इसको कमेंट आंसर बताते जाना है, जैसे मैं बताता जाऊँगा इसके बारे में कि क्वेश्चन कैसे आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो लोग पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, नेट, JRF, शेट, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 तो लगे ही हुए एग्ज़ाम इस साल में, तो उनको इससे ये रिलेटेड मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन कि आपको क्वेश्चन पढ़ना कैसे। अब जैसे क्वेश्चन आया कि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में, बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ रहा, हाई कोर्ट नहीं पूछ रहा, फेडरल कोर्ट के बारे में पूछ रहा है इंडिया में। आपका डेट है 1935, 1937, 1950, 1861, और इसमें कुछ डेटें ऐसी होती हैं कि आपको लगेंगी हाँ ये सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें मैंने थोड़ा डिटेल दी है, बट आप डिटेल में जाके भी पढ़ सकते हैं। आंसर इज बी, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज ए जुडिशियल बॉडी, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में, ठीक है।
आपको ये ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, और ये केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच, यानी दो सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंस के बीच में, और सरकार प्रांतों के बीच में विवादों को निपटाने के लिए की गई। यानी ये जो कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई एक फेडरल कोर्ट थी, इसका काम था कि संघ और राज्य के बीच, मतलब केंद्र सरकार वहाँ थी, केंद्र और प्रांतों के बीच में होने वाले विवादों के निर्णय के लिए थी। यह संघीय और कानून और सामान्य अधिकारों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार था। पर जब 1950 में संघीय न्यायालय को, फेडरल कोड को ही हम लोगों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्थापित किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इससे भी स्टेटमेंट आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय बना है जो हमारा, वो किससे बना है, बेसिकली किसका ट्रांसफॉर्मेशन रूप है। तो हमारा जो फेडरल बना था 1937 में, उसी का प्रारूप है सर्वोच्च, मतलब ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से आपको ये फर्क मिला कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनजेक के बारे में क्या है मेंशन, किस डॉक्यूमेंट में और लिखित राष्ट्रीय जो एनजेक है की भूमिका क्या है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करना, न्यायिक सुधारों पर सलाह देना, यानी एडवाइजिंग ऑन जुडिशियल रिफॉर्म, या इन्फोर्सिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। तो ऑब्वियस आंसर ये है, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है। एनजेक जो हमारा है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेल तो नहीं होगा, बट कब आया और कब डिसॉल्व हुआ इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एनजेक था जो डील करता है आपके अपॉइंटमेंट से लेकर, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेज इन द हायर जुडिशरी में। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि अभी जो प्रक्रिया चलती है उसका नाम क्या है, मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज को नियुक्त करने का। नियुक्ति और स्थानांतरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय, मतलब एनजेक को बनाया गया। इसे 1999 संविधान संशोधन यानी कि 99 से लाया गया, और उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी न्यायपालिका के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 99वां संविधान संशोधन था, 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि रोजगार गारंटी अधिनियम के निर्माण में योगदान दिया। फ्रेमिंग ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ज्ञानदरेज, यानी जैसे जींदरेज कह सकते हैं, अरोड़ा रॉय, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। तो आंसर है जींदरेज। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जींदरेज बेल्जियन बॉर्न इंडियन वेलफेयर इकोनॉमिस्ट, यानी कि बेल्जियम में जन्म, भारतीय कल्याण अर्थशास्त्री रहे, समाज विज्ञानी रहे, यानी कि आपके सोशल साइंटिस्ट एंड एक्टिविस्ट रहे, कार्यकर्ता भी। ही इज अ वर्कड ऑन सेवरल डेवलपमेंट इशू फेसिंग इन इंडिया लाइक सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी। उन्होंने भारत के सामने आने वाली कई विकास संबंधी मुद्दों जैसे सामाजिक कल्याण, गरीबी और लैंगिक असमानता पर काम किया है। ठीक है, तो जी हाँ, तरह इसको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन नेट में 2 बार ऐसे स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया है। एक बार डायरेक्टली यही था क्वेश्चन, यही जो है PYQ है, और इससे रिलेटेड भी पूछा जा चुका है। अब ये पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल अमंग द ओरिजिनली फ्रेम्ड 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट। जो नागरिक चार्टर आंदोलन है उसकी जो 6 प्रिंसिपल, उसमें से अभी तो 4 दिए हैं, इसमें से कोई एक नहीं है जो आपको बताना है। चॉइस नहीं है, वैल्यू नहीं है, या अकाउंटेबिलिटी नहीं, या क्वांटिटी नहीं है। विकल्प, मूल, जवाबदेही या मात्रा। तो आपका चॉइस भी है, वैल्यू भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, क्वांटिटी नहीं है। बट अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो यही आंसर पूछा जा रहा था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि मूवमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं। तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए। पहला तो है एक्सेस का, ठीक है, एक्सेस है, क्वालिटी है, चॉइस है आपकी, रीड्रेस है, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो आपको ध्यान रखना एक्सेस, क्वालिटी, चॉइस, रीड्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन। और आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है कि इनके हिंदी में थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो सकता है, तो इंग्लिश में ज़्यादा याद करने की कोशिश करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज एसोसिएट विद स्वच्छ सर्वेक्षण जो हमारा होता है भारत में, उसके जो मंत्रालय है उसका वो कौन सा है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर है आवास, यानी कि 2, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं महुआ, इसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, महुआ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक, शॉर्टकट में है, बट इसके बारे में तो नहीं था क्योंकि इसमें डिटेल तो कुछ नहीं, बस बेसिकली अगर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर कौन कौन सी आपकी इस तरीके से जो कहते हैं स्कीम्स वगैरह चलती हैं वो आपको बताएंगे। इसका थोड़ा आप डिटेल गूगल कर सकते हैं अपने इस तरह से। इसका आंसर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग सोशल ऑडिट लॉ लेने वाला पहला राज्य कौन सा है।
सामाजिक अंकेक्षण के लिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो आंसर इज मेघालय। कैसे, आइए जानते हैं कि इसके बारे में। मेघालय बिकम द फर्स्ट स्टेट, जो पहला इसने 2017 अप्रैल 2017 में पास किया था सोशल ऑडिट लॉ को, ठीक है। पहला राज्य बना, पहली बात तो कब किया, अप्रैल 2017 में किया। और उसके साथ में इस कानून का नाम मेघालय सामुदायिक भागीदार सार्वजनिक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षण अधिनियम यानी MCPPSSA। यहाँ देखो लिखा इंग्लिश में, मेघालय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विस ऑडिट लॉ, MCPPSSA बाय द नेम ऑफ द लॉ, इसका नाम है ये। तो आप इसको देखिए, पहले तो पता है कि ये सामाजिक लेखा परीक्षण है, सोशल सर्विस के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना, पब्लिक सर्विस के लिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ में। इसमें से फैक्ट याद करने, अप्रैल 2017, पहला स्टेट कौन सा, मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री आयोग इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस इंडेक्स। कौन सी मिनिस्ट्री आपके साथ जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या नीति आयोग। सूचना कह सकते हैं सुशासन सूचकांक से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इज 1, क्या है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन। ये अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको इसके बारे में मिलेगा, मैंने कई सारे क्वेश्चन में इसके बारे में बात की है। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, इससे रिलेटेड बहुत सारी एजेंसियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक। एक समन्वय एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ध्यान रखना आपको है। और विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण और सेवानिवृत्ति के बाद की व्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर ही काम करती है सरकार के साथ मिलकर। केंद्र मंत्रालय उत्तरदायी, जन्मोन्मुख, यानी कि आप कह सकते हैं कि द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिव पीपल ओरिएंटेड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, एलोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कार्य आवंटन नियम मंत्रालय के लिए आवंटित कार्यों को परिभाषित करता है। मंत्रालय में निम्नलिखित 3 विभाग शामिल हैं, मतलब काफ़ी सारे विभाग, तो 3 विभाग उसमें हैं। तो आपको ध्यान रखना कि एलोटेड फॉर द मिनिस्ट्री, और क्या वर्क करता है, कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है केंद्र सरकार के साथ में, ये ध्यान रखना आपको। और इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली पढ़िए कि ये किस किस में आते हैं। ऐसे आप एक चीज़ और सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, महुआ के बारे में मैंने बताया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड नीति आयोग के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स या वर्क चल रहे हैं इसमें करंट सिचुएशन में। और इसकी वेबसाइट का ये एड्रेस है, क्योंकि एक क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है चार्टर आंदोलन की वेबसाइट से रिलेटेड, तो मैंने एक वेबसाइट का उसका फ्रंट इमेज है। वेबसाइट है आपकी HTTPS, यानी कि उसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर PERSMIN.gov.in, यानी कि PERS तो उसका हो गया, मिनिस्ट्रीज़ का मतलब हो गया, MIN का मतलब, और पब्लिक वाला जिसमें जुड़ गया, ठीक है। PERS PERSMIN ऐसे याद कर लीजिए, .gov.in, अगर आगे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो हमारे क्वेश्चन आज के इतने ही रहे। अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आएँ, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो की PDF या वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। वीडियो की लाइक करें और कमेंट दें कि आपको कैसी लगी क्वेश्चंस, और अपने स्कोर ही बताएं कि आपका कितना स्कोर सही रहा।